नमस्कार। स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी कलकत्ते में एक रात। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बड़े बड़े शहरों में आधुनिक सभ्यता के नए रंग ढंग छल कपट के साधन भी बन गए हैं। इस कहानी का नायक उसी का शिकार है। कलकत्ता जाने का मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहां पहुंचा और हरिसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर में सुस्ताया, फिर स्नान कर चाय पी, कपड़े बदल कर एक नजर शहर को देखने बाहर निकला। बरसात के दिन थे। अभी कुछ देर पहले ही पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण तक तो होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ भाड़ चहल पहल को देखने लगा। गगनचंबी अट्टालिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागल की भांति धुन बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर, ट्राम गाड़ी, ये सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, आखिर यहां मन में कैसे शांति उत्पन्न हो सकती है। अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए, बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात ही को अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें दिन के प्रकाश में सुस्त और अंधकार पूर्ण थी, इस समय वो जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाड़ के क्या ही कहने थे। किसी को पलक मारने की फुर्सत तक ना थी। कुछ देर बाजार की ये बहार देखकर मैं नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की बड़ी शानदार दुकान थी। दुकान छोटी थी पर बिजली के तीन प्रकाश से जगमगा रही थी। सोडे की बोतलें, सिगरेट, पान सजे धरे थे। सोने के वर्क लगी गिलोरियां चांदी की तश्करी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंक कर 2 बीड़ा पान लगाने को कहा। दुकानदार पान बनाने लगा। मैं सामने लगे कदे आदम आईने में अपनी धज देखने लगा। पान और रेजगारी उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने पान खाए और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों में डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करता हुआ ज्यों ही मैं दुकान से घूमा कि एक गौरवर्ण सुंदर कोमल हाथ मेरे आगे बढ़कर फैल गए। मैं चलते चलते ठिठक कर ठहर गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदरी नवोड़ा को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सिर से पैर तक एक सफेद चादर लपेटे हुए थी। चादर कुछ मैली जरूर थी, परंतु भिखारियों जैसी नहीं। उसने अपना मुख भी चादर में छिपा रखा था। सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। आंखें खूब चमकीली और काली थी। उनके ऊपर खूब पतली कोमल भौहें और उनके ऊपर चांदी के सामान उज्जवल साफ चिकना ललाट, चिकने और चुंघर वाले बालों की एकाध लट उस पर खेल रही थी। यद्यपि एक प्रकाश के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस साधारण चादर में लपेट रखा था, परंतु उसमें से उसकी सुडौल देह दृष्टि और उत्फुल्ल यौवन फूटा पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय ना था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उसे देखने की प्यास प्रांखों में पैदा हो जाती थी। मैंने क्षण भर में ही उसे देख लिया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। वो एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठीक लपेट दूसरा हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि में भीख की याचना थी और एक गहरी करुणा भी। वो मानो कोई भेद छिपाए फिर रही थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह ना सका। मैंने हाथ के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर
उसने उन्हें बिना ही देखे मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। वो धीरे धीरे वहां से खिसक कर सड़क के दूसरे छोर पर एक खंबे के सहारे खड़ी हो मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी सी पैदा होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान ना था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वो स्त्री वहां खड़ी मेरी तरफ ही देख रही थी। जहां वो खड़ी थी वहां काफी अंधेरा था। कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता रहा। मुझे उसके निकट जाना चाहिए या नहीं, मैं यही सोचने लगा। अंत में मैं साहस करके उसके पास गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर हटा लिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है। उसी प्रकार मैं स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूट फूट कर निकल पड़ती थी। उसने मृदु कोमल स्वर में कहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं अकचका गया। मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है? मेरे साथ आइए, मैं इसी ट्रांस पर सवार होती हूं। आप भी इसी पर चढ़ जाइए, मुझसे दूर बैठिए, मैं जहां उतरूं आप भी उतर जाइए। वो बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सामने जाती हुई ट्राम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की भांति बिना कुछ सोचे विचारे कूद कर ट्राम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों और पार्कों को पार करती हुई ट्राम चली जा रही थी। वो रहस्यमय स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। कई बार मैंने ट्राम से उतरने की इच्छा की, पर जैसे शरीर कीलों से जड़ दिया गया हो। मैं उठ नहीं सकता था। अब उजाड़ सा मोहल्ला आ रहा था। शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए थे। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्राम कड़कती जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुत सा लग रहा था। सड़कें सुनसान थी। बहुत कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखाई पड़ते थे। मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह उठ रहे थे। बड़े शहरों में बहुत सी ठगी होती है, ये सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। ज्यों ही ट्राम ठहरी, मैं उस पर से कूद पड़ा। साथ ही वो स्त्री भी उतर पड़ी। मैं एक ओर चलने ही लगा था कि उसने बारीक और कोमल स्वर में कहा, उधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुक कर देखा। उसने पास आकर वही जादू भरी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, तुमने कहा था मैं डरता नहीं। मैं डरता तो नहीं। तब आगा पीछा क्या सोच रहे हो? भागने की जुगत में हो? मैं जानना चाहता हूं तुम क्या चाहती हो। क्या यहां खड़े खड़े आप मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने में मैं जाना नहीं चाहता। तब यहां तक क्यों आए? तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहां रहती हो? निकट ही। वो क्या मकान दिखाई दे रहा है ना? उसने सामने एक साधारण घर की ओर संकेत किया। वहां और कौन है? मेरे पति हैं। वो कोई काम क्यों नहीं करता? तुम्हें भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है। आप तो सब बातें यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि कुछ सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। आप चले जाइए, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, उसने हंसकर कहा और फिर ऐंठ कर चली गई। वो अज्ञात सुंदरी मुझे अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोक झोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे लिए जा रही हो। मैंने कहा, ठहरो, नाराज क्यों होती हो? वो खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? उसने क्षण भर
उन चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा। मुख पर से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में भी मैं उस मोहक लावण्य को देखकर विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता नहीं हूं। तब चले आओ। वो बिना मेरा मत जाने ही चल दी। मैं मंत्र मुग्ध की भांति उसके पीछे चल दिया। सड़क से गलियों में और गली से एक बहुत ही सकरी गली में वो घुसती चली गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोल दिया। वो मेरी तरफ भीतर आने का संकेत कर आगे बढ़ गई। मैं भी धड़क्के से भीतर घुसकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा द्वार अच्छी तरह बंद करके हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बाबू को ऊपर ले जाकर बैठाओ, मैं अभी आती हूं। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उस बूढ़े का मुंह देखने लगा। उस स्थान पर बहुत अंधकार ना था, फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ साफ नहीं दिखलाई पड़ता था। उसने अदब से झुककर कहा, चलिए। वो आगे आगे चल दिए। मैं उसके पीछे पीछे चढ़ता ही गया। चौथी मंजिल पर एक खुली छत थी। उस पर एक अच्छा खासा कमरा था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। स्विच दबाकर रोशनी करके मुझे भीतर आने को कहा। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वो कमरा ऐसे अमीरी ठाठ से सजा हुआ था कि क्या ही कहूं। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें लगी थी। एक और पीतल के काम का कीमती छपरकट पड़ा था। फर्श पर आधे में ईरानी कालीन बिछी थी। मैं शेष आधे में बालिश्त भर मोटा गद्दा, जिस पर स्वच्छंद चांदनी बिछी थी। 10-12 छोटे बड़े तकिए उसमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नफासत से सजाया गया था। कई वाद्य यंत्र और ग्रामोफोन कैबिनेट भी वहां रखे थे। ये सब कुछ देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। एक भिक्षुक स्त्री का ये ठाठ! उसका मुझे फंसाकर लाने में क्या अभिप्राय हो सकता है? वो भिक्षुकी तो नहीं, निसंदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं प्रथम ही भांप चुका हूं। अब उसके धन वैभव का भी ये रंग ढंग दिखलाई पड़ रहा है। मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे के प्रत्येक चीज को देख रहा था। बीच बीच में घबरा भी उठता था कि कहीं कोई आफत ना सिर पर आ टूटे। वही बूढ़ा एक बड़ी ट्रे में बहुत सा नाश्ता लाकर सामने रख गया। उसमें अनेक बंगाली अंग्रेजी मिठाइयां, नमकीन, चाय, फल, मेवा और ना जाने क्या क्या चीजें थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता होगा। बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ ला रही हैं, तब तक आप थोड़ा जल खा लीजिए। मेरा मन क्या जल खाने में था। मैंने अकचका कर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है? कहाँ है? जो मुझे लाई थी, कहाँ है वो? बूढ़े ने विनती स्वर में कहा, सरकार, ये सब कुछ आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वो चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान मैंने नहीं किया। अगर इसमें जहर मिला हो तब, कोई धोखे की बात हो तो मैं उस आफत से भागने की जुगत लड़ाने लगा। परंतु रह रहकर मेरे पैर जकड़े जाते थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। वो बहुमूल्य साड़ी पहने थी, जिसके जिस्म पर सूफियाने और नाजुक रत्न जटित गहने थे। वो मुस्कुराती आई और मेरे पास मसनद पर बैठ गई। उसके रूप की दोपहरी मुझसे सही ना गई। मेरी आंखें चौंधियाने लगी। वो रूप और यौवन, ऐश्वर्य और मादकता, मेरे होश उड़ गए। उसने वीणा वंदनी स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप शायद नाराज हो गए, क्यों? वो हंस दी। मैं हंस ना सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीप्त हो चुकी थी, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था।
इस माया जाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वो और मेरे निकट खिसक आई। उसने उसी भांति हंसकर कहा, आपने नाश्ता भी नहीं किया और अब बोलते भी नहीं, इसका सबब? उसने एक तीखे कटाक्ष का वार किया। मैंने देखा और समझा, वही है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है कि ये अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिखारिणी बनकर लोगों को फंसा कर ले आती है? मैंने उससे पूछा, तब वहां आप ही थी? कहां? बाजार में और मेरे साथ भी। वाह, वहां मैं क्यों होने लगी? वो हंसती। उसकी प्रगल्भता बढ़ रही थी। वो अधिकाधिक मेरे निकट आ रही थी। उसने निकट पाकर संदिग्ध स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कर रहे हैं। यदि वो आपकी दासी थी तो क्या आप कृपा कर मुझ पर यह भेद खोल सकेंगी कि किस कारण आप इस प्रकार जाल में फंसा फंसा कर लोगों को घर में बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वो एकदम उदास हो गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपको यदि कुछ ज्यादा कष्ट हुआ हो तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदमी समझकर इस आशा से कष्ट दिया था कि एक दुखिया अबला का कष्ट आप दूर करेंगे, परंतु मर्द जैसे सब हैं वैसे ही आप भी हैं। वो सिसकियां लेने लगी। मैं बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने बहुत रूखी बात कह दी थी। मैंने कहा, आपको इतना क्या दुख है, मुझसे कहिए तो मैं अपनी शक्ति भर उसे दूर करने का उपाय करूं। इस पर मुझे विश्वास कैसे हो? उसने आंसुओं से भींगी हुई पलकों को मेरी ओर उठाकर कहा। उस दृष्टि से मैं विचलित हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं, फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूं। उसके होठों पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया। इतने ही में वो बूढ़ा एक ट्रे में शराब की एक बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे परहेज ना था, परंतु उस समय मैंने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने बड़े तपाक से कहा, बस तो इसी पर आप कसम खा रहे थे? आपने अगर पहले कभी नहीं पी है तो मैं जिद नहीं करती, परंतु यदि पीते हैं तो शौक कीजिए। गरीबों की कुछ चीज तो आखिर मंजूर फरमाइए। उसने इस अंदाज से ये बात कही और बोतल से शराब उड़ेल कर मेरे मुंह में लगा दी कि मैं कुछ भी ना कह सका। गले में शराब सिकंज पाकर मैंने मन में उत्तेजना का अनुभव किया। मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया। धीरे धीरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को होटल के कमरे में पलंग पर पड़ा पाया। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। प्रातःकाल की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में बड़ा दर्द था। कई मिनट तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे शरीर का सत निकल गया हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना स्मरण हो पाई। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पहले मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि मैं होटल में हूं। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। सब बातें स्वप्न के समान आंखों में घूमने लगी। सिर अब भी दर्द से फटता जा रहा था। मैं उठकर बैठ गया और दोनों हाथों से सिर को दबाकर बैठा रहा। मैं यहां कैसे आ गया? रात क्या मैं वहां नहीं गया था? नहीं नहीं, सचमुच गया था। मैंने देखा मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने के समय पहने थे। एकाएक मैंने देखा मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी गायब है। घड़ी की चेन भी नदारत है। जेब का मनी बैग भी गायब है। ये देखकर मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने घंटी बजाई। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए पाए थे। आपने ज्यादा शराब पी ली थी, इससे बदहवास हो गए थे। आपके जिन मित्र के यहां आपकी दावत थी, उनके 2 नौकरों ने आपको यहां गाड़ी पर पहुंचा दिया। मैंने जल्दी जल्दी कोट बदन पर डाला और धड़धड़ाता हुआ पुलिस ऑफिस में पहुंचा। सब घटना की मैंने रिपोर्ट लिखाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। वो तुरंत ही 2 कांस्टेबल को लेकर मेरे साथ चल दिए। मैं अनायास ही ठिकाने पर जा पहुंचा। जिस घर में जाकर मैं बेवकूफ बना था,
इस समय उसके दरवाजे में ताला पड़ा था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड लगा था। पूछने पर पड़ोस के एक संभ्रांत बंगाली महाशय ने आकर कहा कि यह मकान उन्हीं का है और किराए को खाली है तथा कई महीनों से इसमें कोई नहीं रहता। जब मैंने उसने रात की घटना का जिक्र किया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, बाबू का दिमाग फिर गया है, आप किसी दूसरे मकान में गए होंगे। वो हाथ का नारियल पीते हुए भीतर चले गए। हम लोग कोई सुराग ना पाकर चले आए। लगभग 2,500 के नोट और जवाहरात के अलावा मेरे बहुत ही कीमती कागजात भी गायब हो गए थे। वो सब उसी दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। उसी काम से मैं कलकत्ता गया था। मुझे कोर्ट में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ जरूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उससे मेरे विरुद्ध सबूत जुटाए जा रहे हैं। कहना ना होगा, वो 40,000 का मुकदमा मैं उन कागजों को गवाकर उसी तारीख को हार बैठा। उसी दिन मैंने कलकत्ता त्यागा। घर आकर बहुत कोशिश उस भेद को खोलने की पर शोक कुछ पता ना चला। इस प्रकार कलकत्ते की वो एक रात मेरे जीवन में काल रात बन गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी और कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।